सो गाइस दिस वाज द वीडियो। आई होप उसके एग्जांपल से आपने को रिलेट किया होगा हेगल के तमाम तर आइडियाज़ को। तो बेसिकली हेगल जो एक्सप्लेन कर रहा था वो यही था कि जब तक आपका थीसिस जो है वो अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं जाएगा तब तक आप एक एंटाई थीसिस डेवलप नहीं करोगे, और जब तक एक एंटाई थीसिस डेवलप नहीं होगा तब तक आप सिंथेसिस तक नहीं पहुंच पाओगे। व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? इट मीन्स जब तक आप अपने आइडियाज़ को खुद से क्वेश्चन करना नहीं शुरू करते, आप अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं करते, तब तक आप एब्सोल्यूट रियलिटी तक नहीं पहुंच सकते। सो दिस इज द थिंग। जैसे उसने सीडलिंग की एग्जांपल कोट की, जब तक एक सीड जो है वो उसके अंदर पोटेंशियल है ट्री बनने का, लेकिन हर सीड ट्री नहीं बनता, क्योंकि जिस सीड के अंदर ये कैपेसिटी एग्जिस्ट करेगी कि आई नीड टू बिकम अ ट्री, वो ही ट्री बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब तक आपकी एक्सप्लॉइटेशन जो है वो आपकी रिच क्लास करती रहेगी और आपके अंदर एक आइडिया एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कि हमने इस रिच क्लास के अगेंस्ट रिवॉल्ट करना है, तो तब तक पॉसिबल नहीं है कि आप उस रिच क्लास को चैलेंज कर सकें, उनके साथ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स कर सकें। तो बेसिकली हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन किस तरह से करते हैं, आप किस तरह से आइडियोलॉजीज़ और फिलॉसफीज़ को चैलेंज करते हैं। जब तक आप आइडियाज़ और फिलॉसफीज़ को चैलेंज नहीं करते हैं, खुद से उनकी सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, तब तक आप एक पोटेंशियल बीइंग नहीं बन सकते। सेम इज़ द केस विद द गॉड एंड डिवाइन रियलिटी। जब तक आप पॉप स्प्राइट्स की बात मानते हैं और खुद से बाइबल को रीड नहीं करते, तो तब तक आप एब्सोल्यूट ट्रुथ तक नहीं पहुंच सकते। सेम इज़ द केस विद इस्लामिक रिलीजन। जब तक हम मुल्लास को फॉलो करते हैं तो हमें यही लगता है कि शायद दीन बहुत सख्त है, बट जिस तरह आप डिवाइन रियलिटी को खुद से समझने की कोशिश करते हैं तो आप मौलाना रूमी भी बन सकते हैं। तो दिस इज़ द थिंग कि हर आइडिया की जो निगेशन है वो उसके अंदर ही एग्जिस्ट कर रही होती है। इट डिपेंड्स अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग कि आपने किस हद तक उस आइडिया को निगेट करना है। जब आप उस आइडिया को रिफ्यूट करते हो तो डेफिनेटली एक न्यू आइडिया जो है वो आपका एग्जिस्टेंस में आता है, और फिर आप उन्हीं आइडियाज़ को कोरिलेट करके एक न्यू सिंथेसिस जो है वो डेवलप करते हो। सो दिस इज़ द फिलॉसफी ऑफ हेगल। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स बेसिकली ही बोर्न इन 1818 एंड ही डाइड इन 1883। तो बेसिकली कार्ल मार्क्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री जो है वो कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। कार्ल मार्क्स जो है वो जिस टाइम पे पैदा हुआ बच्चों, तो उसने खुद बहुत ज़्यादा, वो खुद एक बहुत नॉर्मल फैमिली से था, जिसको आप मिडिल क्लास फैमिली कह सकते हैं या अपर मिडिल क्लास कह सकते हैं, बट बाय चॉइस इसने चूज़ किया और ये अपनी फैमिली को छोड़ के चला गया और इसने बड़ी फिर गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी है। कार्ल मार्क्स की ऑब्वियसली इसके तकरीबन 6 किड्स जो हैं या 6 चिल्ड्रन जो हैं वो पैदा हुए, और 6 के 6 जो हैं वो बेसिकली ड्यू टू द पॉवर्टी एंड फूड हंगर, उस वजह से उनकी डेथ हो गई ड्यू टू द कॉन्टीन्यूस स्टार्वेशन। और इसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि ये अपने बच्चों को ऑब्वियसली उनके लास्ट रिचुअल्स करने के लिए कॉफिन्स खरीद सके। तो एट दैट टाइम बहुत रिच क्लास की अगर आप सोसाइटीज़ में जाओ तो वो मैगजीन्स जिस तरह कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में भी है ना कि जो रफ मटेरियल होता है उसको आप किसी ना किसी ऐसे शॉपकीपर को दे देते हो जो वो रिसाइकिल कर ले। तो एट दैट टाइम भी ये आइडिया एग्जिस्ट करता था। तो ये बेसिकली उसने अपने बच्चों को 6 के 6 को रैप करके मैगजीन्स के पेजेस के अंदर जो है वो इसने दफना दिया था। सो ये ब्रुटैलिटी ऑफ रिचेस के बहुत अगेंस्ट था। इसकी एक और बात याद रखिएगा कि जब ये पैदा हो रहा है तो उससे पहले ही 1789 के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन आ रही है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे ये हुआ था कि तकरीबन 10 लाख जो रिच पीपल थे उनका मर्डर कर दिया गया था बाय द कॉमन पीपल ऑफ सोसाइटी, बाय द पुअर क्लास ऑफ द सोसाइटी। और करने की रीज़न ये थी बच्चों कि बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेशन थी, पावर्टी बहुत ज़्यादा थी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी, और जो एक ब्रुटैलिटी एलिमेंट है और वायलेंस और एग्रेशन है ऑन द पुअर बाय द रिच, वो अपनी एक एक्सट्रीम लेवल पर था। इसके साथ ही साथ अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था और दुनिया में साइंटिफिक रेवोल्यूशंस जो हैं वो अपने पीक पर थी। इसके साथ ही जो दुनिया में रीसेंट डेवलपमेंट्स हो रही थी वो ये थी कि आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो अपने एक पीक पर जा रही थी। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर भी आपकी इंडस्ट्रीज़ को ऑन जो हैं वो आपकी रिच क्लास करी थी, द मोस्ट रिचेस्ट क्लास ऑफ द सोसाइटी। वो बेसिकली आपकी इंडस्ट्रीज़ लगा रहे थे और वो वहाँ पर बेसिकली ह्यूमंस को ऑब्वियसली वर्कर्स के तौर पे हायर करते थे, लेकिन उनकी सैलरीज बहुत कम थी, उनकी वेजेस ऑब्वियसली इतनी कम होती थी कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ भी फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। फिर वर्ल्ड के अंदर बार्टर सिस्टम ऑफ इकोनॉमी जो है, जिसमें ये था कि अगर आपके पास गंदम है तो आप चावल ले सकते हो, बार्टर सिस्टम ऑफ इकोनॉमी ख़त्म हो चुका था और मर्केंटाइलिज्म आ रहा था। हर चीज़ को जो है
वो पैसों से रिप्लेस किया जा रहा था और कमोडिटीज़ से रिप्लेस किया जा रहा था। लाइक इफ़ यू वांट टू बाय सम फूड और आपके पास पैसा होना चाहिए, आप वो बाय कर सकते हो। ये कुछ जॉनरास थे एंड साथ ही साथ लोगों के अंदर एक एक्सट्रीम रिवॉल्ट था अगेंस्ट द मोनार्किज्म एंड अगेंस्ट द एक्सट्रीम पावर्टी, एक्सट्रीम हंगर। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो मोनार्किज्म को लोगों ने बहुत ज़्यादा डिसलाइक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मोनार्क्स कॉन्टीन्यूसली फेल हो रहे थे लोगों की नीड्स को फुलफ़िल करने में। कार्ल मार्क्स ने ना सिर्फ खुद बहुत ज़्यादा लोअर क्लास में अपनी लाइफ स्पेंड की, बल्कि उसने बहुत करीब से इन तमाम तर चीज़ों को ऑब्ज़र्व भी किया था कि किस तरह से आपकी रिच क्लास जो है वो एक्सप्लॉइट करती है, किस तरह से वो सप्रेस करती है, किस तरह से वो लोअर क्लास के राइट्स को एक्सप्लॉइट करती है और कैसे फिर वो उनको स्लेव बनाती है, बट इन अ डिफरेंट फॉर्म एंड जॉनरा। जिस तरह कैपिटलिज्म से पहले अगर देखा जाए तो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप था, लेकिन कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने के बाद आपने उन्हीं स्लेव्स को रिप्लेस कर दिया विद द वर्कर्स। इसके अलावा अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन में स्टार्ट में बात की जाए तो बेटा कॉयल इंडस्ट्रीज़ वगैरह बहुत फेमस थी, और जो कॉयल इंडस्ट्री वगैरह थी वो कोयले की कान में, और इतनी गर्मी वहाँ पर, इतना एक्सट्रीम और एक्सेसिव टेम्परेचर होता है वहाँ काम करना, उसमें अगर आपको किसी तरह की भी फिजिकल अनफिटनेस हो जाती है तो द एम्प्लॉयर और द हायर और इवन द हेड और ऑनर ऑफ द बिजनेस इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर आप अपना काम कंप्लीट नहीं करके जाते तो यू आर फायर्ड इन अ विंक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कार्ल मार्क्स को बहुत इफ़ेक्ट कर रही थी। उसके अलावा उसकी सोसाइटी में जो इर्द गिर्द इन्वायरमेंट था वो बेसिकली इस बात को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा था कि किस तरह से आपकी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है वो बहुत डिसरिगार्ड और रिस्पेक्टफुल लाइफ जो है वो स्पेंड कर रहा है। कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में अगर इसकी बेहतर एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने कोट कर सकूं तो रिसेंटली आपको पता है कि पैलेस्टाइन वर्सेस जूइश का क्राइसिस है। तो पैलेस्टाइंस के राइट्स के ऊपर पूरी दुनिया में जो एक मूवमेंट चलाई जा रही है वो इसीलिए है कि लोगों ने नो डाउट कि वहाँ पर जाकर लाइफ स्पेंड नहीं की, बट दे नो कि किस तरह पैलेस्टाइंस को सब्जुगेट किया जाता है, कैसे उनको ऑप्रेस किया जाता है, उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ को जो है वो स्नप किया जा रहा है। बल्कि पैलेस्टाइन तक जाने की भी क्या ज़रूरत है, अगर आप बिल्कुल अपने इमीडिएट नेबर में देखो तो इंडिया के अंदर मोदी और बीजेपी, भारत जनता पार्टी के राइज के बाद किस तरह से वहाँ पर एंटी मुस्लिम बिल्स को प्रमोट किया गया है, वहाँ पर किस तरह से मुस्लिम्स के राइट को जो है वो डिस्टर्ब किया जा रहा है, और किस तरह वहाँ पर मुस्लिम्स को जो है आपने देखा होगा कि मॉब्स जो हैं वो मर्डरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा अजान के ऊपर जो उनकी एक तरह की डिफरेंट कंट्रोवर्सीज़ जो हैं वो देखने में मिली हैं। फिर वहाँ पर ऑब्वियसली मोस्क वगैरह को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें यही शो करती हैं कि व्हेन यू आर अ माइनॉरिटी एंड व्हेन यू आर अ पुअर क्लास ऑफ द सोसाइटी इवन इन कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स, तो किस तरह से आपके राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो कार्ल मार्क्स बेसिकली इसी सारी चीज़ के अगेंस्ट था, और इसने उसी की वजह से एक थेरी और एक आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करने की कोशिश की, विच इज़ ऑब्वियसली नोन एज कम्युनिस्ट फिलासफी और कम्युनिज्म। एंड कम्युनिज्म की जो माइल्ड फॉर्म है उसको हम सोशलिज्म बोलते हैं। द हिस्ट्री ऑफ ऑल प्रीवियस सोसाइटीज़ हैज़ बीन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल्स। इसकी ये स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल है उसकी तमाम तर स्टेटमेंट्स के साथ। इस स्टेटमेंट में बेटा इसने एक्सप्लेन ये किया था कि अगर आप हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री के अंदर कभी भी कोई वॉरिज्म का, कोई पावर मैक्सिमाइजेशन का बिहेवियर नहीं रहा। कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं रही कि टेरिटोरियल एक्सपेंशनिज्म इसलिए करनी है कि आपके नेचुरल रिसोर्सेज एक्सपैंड कर जाएं, बल्कि उसका मानना ये था कि देयर इज़ ऑलवेज अ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ये जो अपर और लोअर क्लास का आपका इशू है ना, ये जो आपकी अमीर और गरीब क्लास का मसला है, हमेशा जो वॉर्स की गई हैं वो इस बेसिस पे की गई हैं, हमेशा लोगों की सब्जुगेशन इस बेस पर की गई है। एंड हाउ इज़ दैट, लेट्स सी दैट पॉइंट। आप ये देख लें बेटा कि आपके जितने भी वीकर स्टेट्स होती हैं इन प्रीवियस टाइम्स भी, तो उनको स्ट्रॉन्गर स्टेट्स अटैक करती थी। जब भी आपकी स्ट्रॉन्गर स्टेट्स की ईगोज़ आपस में टकराई हैं तो दुनिया में वॉर्स हुई हैं, चाहे वो यूएसए वर्सेस यूएसएसआर की कोल्ड वॉर हो या उससे पहले आपकी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हो। उसमें जितनी भी ग्रेटर एम्पायर्स थी वो इन्वॉल्व हुई थी। पर्सपेक्टिव सिर्फ एक ही था, और वो ये पर्सपेक्टिव था कि अगर हम इन्वॉल्व ना हुए वॉर में और हमने इस ग्रेटर एम्पायर को ख़त्म ना किया तो ये एम्पायर हमें रूल करेगी। दैट मीन्स द क्लास आइडिया इन गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स एज वेल। इसके अलावा हमेशा जो आपके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है वो क्लास स्ट्रगल के ऊपर ही हुई है, कि एक जो अमीर क्लास होती है वो हमेशा जो पुअर क्लास है उसके राइट्स को एक्सप्लॉइट करती है। दुनिया में आज तक जितने भी इश्यूज़ हैं वो क्लास स्ट्रगल के ऊपर ही क्रिएट होते आए हैं। इसमें एक दो एग्जांपल्स और कोट कर देती हूँ। इंडिया के अंदर अगर हम देखें
तो उनका जो कास्ट सिस्टम है, जो 4 उनकी मेजर कास्ट हैं, वो बेसिकली आइडेंटिफाई करती हैं आपके क्लास कॉन्फ्लिक्ट को। जैसे बरहमन वगैरह जो उनकी कास्ट हैं, वो कास्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती हैं और ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा प्योरिटी भी होती हैं। इसके अलावा दीज आर द सुपीरियर कास्ट। और अगर वहाँ पर शूद्र और वैश्य को देखा जाए तो वो मोस्टली जो हैं वो पिछड़े हुए लोग भी उनको बोलते हैं, अंडररेटेड कास्ट भी उनको बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कास्ट सिस्टम भी। और वो लोग बेचारे सोसाइटी के बहुत बिनाइन काम कर रहे होते हैं, लाइक ऑब्वियसली रोड्स कंस्ट्रक्शन के अंदर, या आपकी जो म्यूनसिपल कमेटी जो है उसकी क्लीनिनेस ऑफ द सिटी वगैरह, या फिर जो छोटे मोटे जूते बनाना आपके, तो वो बेचारे इस तरह के काम करते हैं एंड उनको एजुकेशन भी उस तरह से नहीं दी जाती है। तो ये तो इंडिया की एग्जांपल हो गई। इसके बाद हम यूरोपियन स्टेट्स में देख लेते हैं और अमेरिका के अंदर वाइट वर्सेस ब्लैक का जो मसला रहा है बेटे, वो हमेशा क्लास कॉन्फ्लिक्ट का रहा है, क्योंकि उनको पता था कि अगर ब्लैक्स को हम इक्वल राइट्स देंगे तो एक टाइम आएगा, द टाइम विल कम, जब ब्लैक्स हमें रूल करेंगे। तो ये जो क्लास आइडियोलॉजी है ना, दैट वी आर सुपीरियर, उसकी वजह से 21st सेंचुरी के अंदर भी ये इंसिडेंट होता है कि जॉर्ज फ्लॉयड को वहाँ पर मार दिया जाता है, और जिसकी बाद जो है वर्ल्ड वाइड कंट्री के अंदर सिविल मूवमेंट्स के ऊपर इशू स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अगर बहुत बेसिक और माइन्यूट एग्जांपल्स से मैं आपको एलैबोरेट और एक्सप्लेन करूँ उसकी इस स्टेटमेंट को, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ऑब्वियसली ट्राइबल हेड्स होते हैं या जिरगा हेड्स होते हैं। जिरगा सिस्टम अंडर डेवलपिंग स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे कि अफगानिस्तान वगैरह। उसमें जो जिरगा और हेड ऑफ द ट्राइब है, उसको पता होता है कि आई एम सुपीरियर, उसकी वेल्थ, उसकी प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है, इसी वजह से वो बाकी ट्राइब के लोगों को रूल कर पाता है। सेम इज़ द केस विद द चौधरी एंड फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम इन पाकिस्तान। फ्यूडल लॉर्ड्स के पास पैसा ज़्यादा है और इसी वजह से वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वेल्थ डिवाइड हो जाएगी और लैंड रिफॉर्म्स आ जाएंगे तो यही फार्मर्स और पीसेंट्स, जिनको हम स्लेव्स के तौर पे ट्रीट करते हैं, ये डेफिनेटली हम पर रूल करना चाहेंगे। तो कार्ल मार्क्स का कहना ये था कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल नाउ क्लास कॉन्फ्लिक्ट की वजह से तमाम तर कॉन्फ्लिक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। वो आपका वॉरिज्म का भी हो सकता है, वो आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, वो लस्ट फॉर पावर भी हो सकती है, वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस भी हो सकते हैं। तो बेसिकली अमेरिका के कॉनोटेशन में, इंडिया के कॉनोटेशन में और पाकिस्तान के कॉनोटेशंस में मैंने आपको एग्जाम्पल कोट की हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इवन चाइना जो क्लेम करता है कि आई एम अ वेरी सोशलिस्ट कंट्री और यहाँ पर सबके इक्वल राइट्स हैं। अगर हम चाइना की भी नेटिविटीज़ में जाएं तो वहाँ पर जो मुस्लिम वीगर्स का क्राइसिस है वो इसीलिए है क्योंकि चाइनीज़ को लगता है वीगर उनका वो रीजन है जहाँ से अबोर के सारे वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के 6 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रूट्स ने गुजरना है और वहाँ पर बेसिकली मुस्लिम मेजॉरिटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी वो क्लास सब्जुगेशन इसीलिए कर रहे हैं कि मुस्लिम्स की पॉपुलेशन को वहाँ से कम किया जा सके। अगेन अ क्लास कॉन्फ्लिक्ट, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास सुपीरियरिटी रहे और जो आपकी वेल्थ है उसकी मैक्सिमाइजेशन जो है वो हान चाइनीज़ के पास ही रहे। तो वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्टर कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो डेवलपिंग स्टेट्स हैं, तो वहाँ पर आपको क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो है और क्लास स्ट्रगल जो है बहुत क्लैरिटी के साथ नज़र आती है। प्रीवियस सोसाइटीज़ की बेटे बात करें तो आपकी जो टेरिटोरियल एक्सपेंशनिज्म की फ़िलॉसफी है आप उसको देख लें। आप प्रीवियस सोसाइटीज़ के अंदर अपनी एम्पायर्स और कॉलोनीज़ को देख लें। आप अपनी प्रीवियस सेंचुरीज़ के अंदर जो है वो ग्रेटर एम्पायर्स, ऑटोमन एम्पायर वगैरह को देख लें, मुग़ल एम्पायर को देख लें, यूरोपियन एम्पायर्स को देख लें, आप इंग्लैंड की एम्पायर्स को देख लें, आप ग्रेट ब्रिटेन को देख लें, आप अमेरिकन कॉलोनाइजेशन की हिस्ट्री को देख लें, तो हमेशा जो है वो क्लास स्ट्रगल्स के बारे में जो है वो डिबेट रही है। इसके अलावा अमेरिका जो है जब उसने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फाइट की थी तो बेसिकली दैट वाज आल्सो अ क्लास स्ट्रगल, क्योंकि ब्रिटेन्स उनको बहुत ज़्यादा स्नब करते थे, ब्रिटेन्स उनके इकोनॉमिक राइट्स को एक्सप्लॉइट करते थे, ब्रिटेन्स उनसे एक्सेसिव टैक्सेस लेते थे, ब्रिटेन्स उनको इन्फ्लुएंस करते थे कि आपने अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को जो आप एग्रीकल्चर में बेसिकली प्रमोट कर रहे हो उनको अपने कंट्री में भी नहीं बेचना है, क्योंकि पहले हम उन्हीं प्रोडक्ट्स को आपकी कॉलोनीज़ में भेजेंगे, पहले आपने वो सेल आउट करना है, उसके बाद आपने अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आना है। ऐसा क्यों था? क्योंकि दे न्यू बिफोर हैंड कि अगर अमेरिकन इस तरह से अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर लेंगे तो वो हमसे इंडिपेंडेंस डिमांड करेंगे और इवेंचुअली वही हुआ।
ठीक है। इसके अलावा आप और सब कॉन्टिनेंट की अगर मैं एग्जांपल यहाँ पर कोट करूँ आपको, तो आपको क्लैरिटी के साथ अंदाजा होगा कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी बेसिकली इंडियंस और मुस्लिम्स जो हैं, जब इनकी ये आउटब्रेक हुआ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, तो उसमें भी बेसिकली क्लास स्ट्रगल ही आपको एलिमेंट नजर आता है। हिंदूज ने भी बाद में बहुत स्नब किया है मुस्लिम्स को, जिसकी वजह से कायद-ए-आज़म ने फिर फाइनली ये कहा था कि हम लोग जो हैं वो एक स्टेट या एक नेशन में कभी भी नहीं रह सकते, बिकॉज क्लास स्ट्रगल के अंदर फिर ये था कि मुस्लिम्स को स्लेव्स के तौर पे ट्रीट करना चाह रहे थे और एज ए इंफीरियर नेशन जो है वो ट्रीट करना चाह रहे थे, जिसके बाद जो है सब कॉन्टिनेंट की सेपरेशन वाला इशू स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली हिस्ट्री में आप ये सारी एग्जांपल्स कोट करके पेपर के अंदर भी जस्टिफाई कर सकते हो कि कार्ल मार्क्स की ये स्टेटमेंट बिल्कुल जस्टिफाइड है कि बेसिकली प्रीवियस सोसाइटीज अगर आप देखें या हिस्ट्री देखें तो हर चीज आपको को अलाइन और आपको ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन में नजर आती है रिगार्डिंग क्लास स्ट्रगल। नेक्स्ट पॉइंट ये है बच्चों, कार्ल मार्क्स वाज अ फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, जर्नलिस्ट एंड रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट। देन इसको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले फिलोसोफर, बिकॉज बेटे इसने इकोनॉमिक फिलोसफी दी थी। इसके अलावा इसका फिलोसोफर होने का कॉन्सेप्ट ये है कि इसने मेटाफिजिकल रियलिटीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। ही वॉज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट रिलीजन। उसका मानना ये था कि रिलीजन जो है वो सिर्फ इसलिए है कि गरीब को डराया जा सके। कैसे? वो कहता था कि जितनी भी रिलीजियस एथिक्स हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, रिलीजन कोड ऑफ लाइफ है, वो आप जो हैं अमीरों को क्यों नहीं बताते, वो रिच क्लास पे क्यों इम्प्लीमेंट नहीं होता? क्योंकि रिच क्लास तो पुअर के राइट्स को भी एक्सप्लॉइट कर रही है, वो उनकी मर्डरिंग भी करवा देते हैं, वो उनको एक्सट्रीम पनिशमेंट्स भी दे देते हैं जो सिर्फ डिवाइन राइट है। तो बेसिकली वो फिलोसोफर इस कॉनेटेशन में था कि वो ये क्लेम करता था कि अगर ये सब बातें हैं तो फिर रिलीजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ गरीब को क्यों डराया जाता है रिलीजन से। आप देख लें कि जो अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग स्टेट है इन पाकिस्तान में, मुल्लाज जो हैं वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस उसी क्लास को कर पाते हैं जो पुअर क्लास है। वो बेचारे अपने घर में रोटी खाएं ना खाएं, मस्जिद के लिए खैरात ज़रूर दे देते हैं। अब वो अपने घर में कुछ करें ना करें, लेकिन सदक़े का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गरीब के अंदर। कुछ और हो ना हो, 5 वक्त की नमाजी जो है मोस्टली आपको वही क्लास नज़र आएगी जो बहुत सप्रेस क्लास है सोसाइटी की। तो बेसिकली वो उसका कहना ये था कि रिलीजन जो है उसको बुर्जुआजी और अमीर क्लास ने अपने हाथ में एक टूल के तौर पे रखा हुआ है, जिसके थ्रू बेसिकली वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं आपकी गरीब क्लास को, और इसको एक टूल के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, एक पावर टूल के तौर पे, जिससे वो ये कहते हैं ये नहीं करोगे तो खुदा नाराज़ हो जाएगा। तो वो जो खुदा का आइडिया पूरा क्रिएट किया हुआ है ना, वो ये कहता था ये सारा का सारा तो प्राइस्ट और पॉप्स के हाथ में है, जो बेसिकली सबसे ज़्यादा इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी गरीब पे करते हैं, जिसकी वजह से गरीबों को एक्सप्लॉइटेशन के बाद भी ये रिलीजन के थ्रू भी उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो डैट इज़ वाई उसके मेटाफिजिक्स को लेके और डिवाइन रियलिटी को लेके बहुत एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म जो है वो देखने को मिलता है। इकोनॉमिस्ट की जहाँ तक बात है वो देख लेते हैं। बेटा इकोनॉमी के अंदर आपको आइडिया होगा कि कार्ल मार्क्स वाज द वन जिसने पूरी की पूरी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी दी थी, जिसने बेसिकली ये क्लेम किया था कि गवर्नमेंट ऑन प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, जिसने बाकायदा क्रिटिसाइज़ किया था कि जब आपकी सोसाइटी के अंदर डिफरेंट बिजनेसमैन एग्जिस्ट करेंगे तो वो एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, क्योंकि जब आप प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट अलाउ करते हो तो इसका मतलब है आप अलाउ कर रहे हो डिफरेंट ह्यूमन बींग्स को कि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ लगा लें। जब वो अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं तो उनको चलाने के लिए उनको वर्कर्स की ज़रूरत है, और वर्कर्स वो होते हैं बेचारे जो इंडस्ट्री लगाना अफोर्ड नहीं करते। तो डेफिनेटली वो स्टेट से ज़्यादा जो है अपने इंडस्ट्रियल ऑनर का हुक्म मानते हैं, इंडस्ट्रियल बॉस का, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने नहीं माना तो हमें निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा बेटे उसने कम्युनिज्म और सोशलिज्म की फ़िलॉसफी में यही कहा था कि बेसिक नेसेसिटीज़ शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब बेसिक नेसेसिटीज़ के अंदर अगर मैं डिकोड करूँ इस बात को, तो आपके 4 से 5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं। आपका एजुकेशन आता है, आपकी हेल्थ आती है, आपकी लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज आ जाती हैं, आपका जुडिशरी आ जाती है, और आपकी ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है। आप ये देखें कि अगर आपकी हेल्थ और एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो और इसकी सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स आपकी गवर्नमेंट टॉलरेट करे, तो आपकी लाइफ का 50% एक्सपेंडिचर वैसे एक्सक्लूड हो जाता है, क्योंकि एजुकेशन सेम है और सारों के लिए एक जैसी है और गवर्नमेंट ने देनी है। फिर आपकी हेल्थ के बहुत मसले होते हैं, तो इसका मतलब है कोई इसलिए नहीं मरेगा कि वो गरीब है, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ गया। उसके बाद आप ये देखें ट्रांसपोर्टेशन, आपको लाइफ में एजुकेशन हासिल करने के लिए, आपको हेल्थ के ट्रीटमेंट के लिए, या आपको किसी भी ज़रूरी मसले के लिए, इवन कनेक्टिविटी बिटवीन रिलेशंस के लिए भी मूव करना पड़ता है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई।
लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं कि बेटा वो जस्टिस को डिलीवर कर सकें, वो क्राइम को, वो आपके एग्रेसिवनेस को कंट्रोल कर सके सोसाइटी में। तो जब गवर्नमेंट प्रॉपर प्रोटेक्शन अपने सिविलियंस को प्रोवाइड करेगी, दैट मीन्स कोई अपने स्टेटस की वजह से किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। तो उसका कहना ये था कि बेसिक नेसेसिटीज गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में होनी चाहिए। और गवर्नमेंट ये सब करेगी कैसे? क्योंकि गवर्नमेंट एक्सेसिव टैक्सेशन ले रही है लोगों से। तो आपकी जो एक्सेसिव टैक्सेशन पॉलिसी है, जो आप लोगों से ही ले रहे हो, उसको लोगों को ही वापस कर दो। उनके इन 3-4 जो मेजर डिपार्टमेंट्स या मेजर सेगमेंट्स ऑफ लाइफ हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर दे। और इसी के थ्रू वो इक्वालिटी प्रिंसिपल भी को भी प्रमोट करता है, क्योंकि वो कहता है जब सोसाइटी में इस तरह होता है तो फिर इक्वालिटी जो है वो प्रिवेल करती है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि 18th सेंचुरी में भी जो अमीर क्लास के लोग थे बेटे, उनकी रूटीन ये होती थी कि सुबह पियानो टीचर आ रहा है, दोपहर में मैथमेटिक्स का टीचर आ रहा है, फिर फिजिक्स का आ रहा है, फिर डांस टीचर आ रहा है। तो वो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे अपने बच्चों की एजुकेशन पे। डेफिनेटली उनके मुकाबले में एक जो गरीब ख़ानदान का बच्चा, वो तो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो तो आ जाके सिर्फ चर्च में एजुकेशन ले लेगा। तो दे कांट बी इक्वल ना, लाइफ के एग्जाम में भी फिर वो इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो उसका कहना ये था कि इस तरह का जो डाइवर्सिफिकेशंस हैं और इस तरह के जो डिमार्केशंस हैं और डिफरेंसेस हैं, इनको गवर्नमेंट को ख़त्म करना चाहिए। उसके बाद सोशोलॉजिस्ट की जहाँ तक बात है बेटा, आपको पता होना चाहिए कि ही वाज द वन जिसने बेसिकली फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल 18th सेंचुरी डिफरेंट जॉनरास ऑफ सोसाइटीज़ को एलाबोरेट और एक्सप्लेन किया है। ही बेसिकली एक्सप्लेन्ड कि किस तरह से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल नाउ क्लास स्ट्रगल अपने इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव के अंदर एग्जिस्ट करी थी। उसके फॉर्म्स और उसके जॉनरास चेंज होते रहे हैं, वो अपनी शक्लें बदलता रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोगों की सब्जुगेशन जो है वो बेसिकली सोशोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स की वजह से रही है। व्हाई इज दैट सो गेन? अगर आप ट्राइबल सोसाइटीज़ की बात करते हैं तो हेड ऑफ द ट्राइब, अगर आप उसके अगेंस्ट कुछ भी करते हैं तो आपको मरवा दिया जाता है। यू कांट सर्वाइव, आप उसके ही अगेंस्ट आकर सर्वाइव नहीं कर सकते उस ट्राइब के अंदर। तो पहले बात ये है, यानी कि आपके इकोनॉमिक टाइज बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, आपके ऊपर तकरीबन ज़िंदगी तंग कर दी जाएगी। उसके बाद आपको ये मोनार्किज्म नज़र आता है। तो मोनार्किज्म में भी सेम सीन था। मोनार्क के पास सबसे ज़्यादा वेल्थ और पावर होती थी, और उसी पावर को वो लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, सिविलियंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए इस्तेमाल करता था। और सिविलियन डोंट हैव द राइट कि वो उसके अगेंस्ट आ सकें, या उसकी पॉलिसीज़ के ऊपर सवाल उठा सकें, या फिर उसकी पॉलिसीज़ को निगेट कर सकें। मोनार्किज्म के बाद जो है वो आपको एम्पायर्स नज़र आते हैं, तो उसमें एब्सोल्यूट अथॉरिटी नज़र आती है। एब्सोल्यूट अथॉरिटी के अंदर भी जो है वो क्लास सब्जुगेशन बहुत एक्सट्रीम लेवल पर रही है और एग्जिस्ट करती रही है। इवन इन कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स अगर मैं बात करूँ तो सोसाइटी के अंदर एवरीबडी न्यू कि ये नोबेल मैन है, ये बहुत रिच मैन ऑफ द सोसाइटी है, इसके अगेंस्ट हम कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान में आप देख लें, मलिक रियाज की प्रॉक्सी आपके सामने है, ही इज़ द किंग मेकर। वो कभी जो है वो बहरिया टाउन में प्लॉट्स गिफ्ट हो रहे हैं, कभी जरदारी पैलेस गिफ्ट हो रहा है, और एवरीबडी न्यू कि उसके ऊपर करप्शन चार्जेस प्रूव हुए हैं, लेकिन आपकी अदालत ने भी कहा है कि बस ठीक है, इतने पैसे पे कर दें और जाएं, घूमें फिरें। तो मलिक रियाज क्या है? ये इट्स एन आउटकम ऑफ योर सोशियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। मियां मंशा को देख लें, जहांगीर तरीन का भी रिसेंटली शुगर स्कैंडल बहुत प्रमोट हुआ और उसके ऊपर कोई मतलब स्पेसिफिक एक्शन जो है वो नहीं लिया गया। उसके बाद अगर मैं इंडिया में बात करूं तो इंडिया में अंबानीस देख लें, अंबानीस ने बहुत करप्शन की है, एरोनॉटिकल इंडस्ट्री के अंदर उनकी बाकायदा करप्शन प्रूव हुई है। बट मोदी जो कहने को कहता है कि आई एम अ हिंदू फंडामेंटलिस्ट और ग्रेटर हिंदुस्तान की वो आइडियोलॉजी को प्रोपागेट करता है, लेकिन उसके बावजूद वो अंबानीस के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सका। इसके अलावा अमेजोन का जो हेड है वो जहाँ जहाँ से ऑपरेट करता है वो उन कंट्रीज़ को क्लियर कट कहता है कि मेरी टैक्सेशन पॉलिसीज़ खुद की होंगी, मैं आपकी टैक्सेशन पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करूँगा। तो बेसिकली हर जगह आपको टाटाज देख लें, तो इसका मतलब है आपके सोशोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स और नॉर्म्स जो हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल नाउ बेसिकली रिच को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो पाकिस्तान हो, वो चाइना हो, वो इंडिया हो, वो अमेरिका हो, डजेंट मैटर, उससे आपकी रेस एथनिसिटी का कुछ लेना देना नहीं है। हमेशा जो है आपके जो नॉर्म्स एंड कल्चर्स हैं वो एक बुर्जुआजी और एक रिच क्लास को सपोर्ट करते रहे हैं। चाहे आप डेमोक्रेटिक आइडियल्स की भी बात कर दें, वो कंट्रीज़ भी जो खुद क्लेम करते हैं कि वी आर द डॉम ऑफ डेमोक्रेसी, वहाँ पर भी आप मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस और ट्रांसनेशनल कंपनीज देख लें, उनके अपने टैक्सेशन पॉलिसीज़ हैं, अपने लॉज हैं, इवन उनके सर्विसेज लॉज जो हैं वो अपने हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट लॉज अपने हैं, और वो उस कंट्री के अंदर रहते हुए भी उनके लॉज को फॉलो नहीं करते। तो दिस इज़ द थिंग जिसको वो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में उसने डिटेल में एक्सप्लेन एंड एलाबोरेट किया था। उसके बाद उसका जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव आ जाता है।
18th सेंचुरी से पहले के कुछ डेवलपमेंट्स हैं, मैं आपको वो एलाबोरेट कर दूं। पहले तो 1492 के अंदर एक इंसान था, एक बंदा था, गटनबर्ग। गटनबर्ग वाज द पर्सन जिसने प्रिंटिंग प्रेस जो है वो ईजाद किया। और प्रिंटिंग प्रेस को ईजाद करने के बाद उसने बेसिकली बताया कि किस तरह से आप पब्लिश कर सकते हो डिफरेंट बुक्स को। सबसे पहली चीज़ जो पब्लिश की गई थी डेट वाज बाइबल। और पहली बार बाइबल जो है वो गरीब लोगों के पास भी पहुंच गई, बहुत गरीब क्लास के पास भी बाइबल पहुंच गई। एंड दे गॉट टू नो द रियलिटी ऑफ गॉड। उनको समझ आया कि खुदा ने कहीं नहीं कहा कि आपने पॉवर प्राइस को मानना है। खुदा ने सिर्फ इंसानियत को ही है कि दूसरों के साथ अच्छे से रहें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट और रिगार्ड करें। उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब जब डेवलपमेंट्स देखते हैं तो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स और जर्नल्स पब्लिश होना शुरू हो गए। और वो जर्नल्स बाकायदा शिप्स के थ्रू ना, शिपमेंट की फॉर्म में पूरी वर्ल्ड में जाते थे, पूरे यूरोप में, अमेरिका में। और उन जर्नल्स के अंदर, उन मैगजीन्स के अंदर डिफरेंट रियलिटीज़ को एक्सपोज किया जाता था। एट दैट टाइम प्रिंटिंग प्रेस बेसिकली बुर्जुआजी क्लास, अगेन आपकी रिच क्लास ही ऑन करती थी, तो उनके अगेंस्ट लिखना बहुत ज़्यादा कुछ पॉसिबल नहीं था। लेकिन बहुत फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने के बाद जब एक प्रॉपर राइज हुआ है आपकी पुअर क्लास का, और उन्होंने डिफरेंट जॉनरास को, डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स को चैलेंज किया है ओपनली, तो उसके बाद जर्नलिस्टिक एथिक्स को फाइनली फॉलो किए जाने लगा। उसके बाद बहुत से फिलोसफर्स हैं जिन्होंने डिफरेंट आर्टिकल्स और एसेज लिखना शुरू किए, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू किया कि हमें सोसाइटी के अंदर किन किन इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल स्ट्रक्चर्स को चेंज करने की ज़रूरत है ताकि हम इक्वालिटी प्रिंसिपल को प्रमोट कर सकें। कार्ल मार्क्स इज ऑल्सो वन ऑफ देम, जिसके थ्रू उसने अपनी थ्योरी को प्रोपेगेट करने की कोशिश की। उसने बताया कि हाउ आई एम सपोर्टिंग द पुअर क्लास ऑफ द सोसाइटी। उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि बेसिकली पुअर क्लास के राइट्स को प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है। उसने ये बताने की कोशिश की कि पुअर क्लास की एक्सप्लॉयटेशन किस किस तरह से हो रही है और उसकी प्रोटेक्शन कैसे की जा सकती है। उसने बाकायदा गवर्नमेंटल गाइडलाइंस जो हैं वो लिखकर गवर्नमेंट्स को बताई कि उनको अपनी किन किन आइडियोलॉजीज़ को, किन किन लेजिस्लेशंस को चेंज करने की ज़रूरत है। इसी के थ्रू अपनी कम्युनिस्ट और सोशलिज्म की फिलॉसफी को उसने अराउंड द वर्ल्ड जो है वो पहुंचाया। तो दिस इज द थिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट। नाउ व्हाट डज इट मीन? रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट से मुराद ये है बेटा कि ही वॉज इन द फेवर ऑफ ब्लडियस रेवोल्यूशंस। वो ये कहता था कि अगर आपके राइट्स और आपकी जितनी भी राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं उनको सिक्योर करने में गवर्नमेंट फेल हो चुकी है तो आप रिवॉल्ट कर दें। और रेवोल्यूशन में ये मैटर नहीं करता कि आप किसी की जान नहीं लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको अपने राइट्स को सिक्योर करने के लिए किसी को मार देना चाहिए, और स्पेशली अमीर क्लास को, तो आप उसमें बिल्कुल ना झिझकें, जस्ट फिनिश देम ऑल। क्योंकि वो कहता था कि इसके बाद ही एक ऐसा टाइम आ सकता है जिसमें आपकी गरीब क्लास प्रमोट होगी, और गरीब क्लास को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपके रिच कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके स्टेटस को चैलेंज कर दिया जाए, और उसके स्टेटस को अगर चैलेंज होगा तो डेफिनेटली इक्वलिटी प्रिंसिपल प्रमोट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका स्टेटस को अगर चैलेंज हो गया तो आपको अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनके ड्यू राइट्स देने पड़ेंगे। ड्यू राइट्स के अलावा उनकी वेजेस आपको फिक्स करनी पड़ेंगी। ये सब करेंगे तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ जाएगा? तो बेसिकली उसका कहना ये था कि आप रिवॉल्ट कर दें, एंड ही वॉज इन द फेवर ऑफ ब्लडशेड एज वेल एट द सेम टाइम। तो दिस इज द थिंग जिसको वो प्रोपेगेट कर रहा है। तो ये बेसिकली अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउ ही इज़ अ फिलोसफर। वो फिलोसफर कैसे है, इकोनॉमिस्ट कैसे है, सोशोलॉजिस्ट कैसे है, जर्नलिस्ट कैसे है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट कैसे है। देन ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेकेंड ब्लॉक ऑफ वर्ल्ड्स गवर्नमेंट सिस्टम, कम्युनिज्म, फ्रेडरिक एंगल्स, विलियम शेक्सपियर। बेटे विलियम शेक्सपियर का तो नाम आपने सुना होगा। शेक्सपियर ने बहुत प्रोजेस लिखी हैं, पोइट्री की है, और ड्रामास भी लिखता रहा। शेक्सपियर की राइटिंग्स के अंदर एक अजीब सा पैसिमिज्म नज़र आता है आपको, एक अजीब सी मायूसी नज़र आती है, बहुत हिडन मैसेजेस उसके। अगर आप उसके लिटरेचर को अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल लेंसेज देखो तो उसने बहुत ही शार्प किस्म के जो हैं उसने मैसेजेस दिए हैं। उसने बताया है कि किस तरह से आपकी क्लास सब्जुगेशन होती है, किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन की जाती है, रिलीजन को और रिलीजियस मिथ्स को किस तरह से टर्न डाउन किया जाता है बाय द रिच क्लास, एंड बाय ऑब्वियसली बाय द रिलीजियस हेड्स किस तरह से टर्न अपार्ट किया जाता है। फ्रेडरिक एंगल्स की जहाँ तक बात की जाए तो ही वॉज द मोस्ट क्लोज टू कार्ल मार्क्स, एंड ही वॉज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ कार्ल मार्क्स कहा जा सकता है। कार्ल मार्क्स ने बेसिकली इन्फ्लुएंस किया था सेकंड ब्लॉक ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट सिस्टम। सेकंड ब्लॉक बेटा वो कहते हैं जब हम कहते हैं बायपोलैरिटी वर्ल्ड ऑर्डर। बायपोलैरिटी वर्ल्ड ऑर्डर वो है बेटा जो यूएसए वर्सेस यूएसएसआर में एग्जिस्ट कर रहा था।
बायपोलैरिटी वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जो सबसे मेजर आइडियोलॉजी जिसका डिफरेंस हमने देखा, दैट वाज कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म। कैपिटलिस्ट ब्लॉक वर्सेस कम्युनिस्ट ब्लॉक। आप किस ब्लॉक का पार्ट बनना चाहते हैं? कैपिटलिस्ट ब्लॉक जो है वो प्रोपेगेट करता था कैपिटलिज्म को, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को, फ्री मार्केट इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को, लो टैक्सेशन को, बिजनेस को प्रमोट करता था, एंटरप्रेन्योर्स को भी प्रमोट करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, जो कि कॉन्टेम्परेरी टाइम का जॉनरा है। कम्युनिज्म प्रमोट करता था इक्वालिटी प्रिंसिपल को, इक्विटी को, बेसिक नेसेसिटीज शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। बट द फैक्ट इज कि आपके सेकेंड ब्लॉक ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर यूएसए विन कर गया और 1990s के अंदर यूएसएसआर कोलैप्स कर गया, जिसकी वजह से लोगों ने ये एज्यूम कर लिया कि कम्युनिज्म इज नॉट एन आइडियल फिलॉसफी। उसकी खैर अपनी कुछ रीजंस हैं, क्योंकि कम्युनिज्म में बेटा बिल्कुल ही निगेट कर दिया जाता है प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट को। इंसान का एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेंस है पोजेशन, किसी चीज़ को पोजेस करना। और अगर आपको ये कहा जाए कि आप लाइफ में इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट आप एक ज़मीन का टुकड़ा भी ऑन नहीं कर सकते, तो आप वो मेहनत करना कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। अगर आपको ये कहा जाए कि बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और उसके बाद आप जो भी कमाओगे वो गवर्नमेंट का है, तो आपकी लाइफ के अंदर आपका एफर्ट करने का दिल नहीं करता, क्योंकि आपको पता है बैठे बैठे खाना तो मिल ही जाना है, और फिर जब सब कुछ गवर्नमेंट नहीं लेना तो फिर हम ये सब कुछ क्यों करें। तो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम कम्युनिज्म जो है ना वो बहुत यूटोपियन स्टेट है, क्लासलेस सोसाइटी। वर्ल्ड में 2000 साल गुजर चुके हैं, अभी तक ऐसी कोई सोसाइटी एग्जिस्टेंस में नहीं आई जिसमें बिल्कुल इक्वालिटी प्रिंसिपल हो, और पॉसिबल भी नहीं है कि ऐसी कोई स्टेट एग्जिस्टेंस में आ जाए, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल इन 21st सेंचुरी। जब आपकी रेस ट्रिलियन ईयर्स की हो गई है, अमेजॉन का हेड जो है रिसेंटली वो पहला ट्रिलियन ईयर ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है, तो जहाँ पर इतनी एक्सेसिव और फिर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, मैकडॉनल्ड्स, KFC, पूरी दुनिया में ट्रांसनेशनल कंपनीज हैं वो, तो इट्स नॉट पॉसिबल इन कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स। तो दैट इज़ वाई कम्युनिज्म इटसेल्फ बहुत यूटोपियन जो है वो मोड ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि अचीव नहीं किया जा सकता। बट एट द सेम टाइम डेमोक्रेसी के फेलियर्स आपको 21st सेंचुरी में नज़र आ गए हैं, जिसमें एक्सट्रीम सर्विलेंस है, जिसमें सब्जुगेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ है। अमेरिकन में ही देख लें कितनी एग्रेसिवनेस है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, रिसेंट स्लोगन बाय ट्रम्प, तो वो क्लैरिटी के साथ शो कर रहे हैं कि कैपिटलिज्म के अपने बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं। इसके अलावा अब जो एग्रेसिवनेस ऑफ द इकोनॉमिक जाइंट्स आपको नज़र आ रही है कि इकोनॉमिक जाइंट्स जो हैं वो किस तरह से आपकी पॉलिटिक्स को भी रूल करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में आप गन लॉबी को देख लें, वो इलेक्शन कैंपेन्स में नो डाउट सपोर्ट करती है, लेकिन आज तक आप वेपन्स को बैन करने की कोई आइडियोलॉजी लेकर ही नहीं आ सके। आप आज तक एक बिल अप्रूव नहीं करा सके, क्योंकि वहाँ पर ओपन बुलेट फायर इंसिडेंट्स बहुत हुए हैं। स्कूल्स के अंदर बच्चों ने जो है वो अपने कलीग्स को मारा है, उसके बावजूद आप वेपन इंडस्ट्री के ऊपर या वेपन्स के ऊपर कोई लेजिस्लेशन और कोई बिल पास नहीं कर पाए। तो दिस इज़ द थिंग। उसके बाद स्कूल ऑफ जो थॉट्स हैं उसमें मार्क्सिज्म है, कम्युनिज्म है, मटेरियलिज्म है एंड सोशलिज्म है। मार्क्सिज्म को तो आपको पता है, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म का भी आइडिया है। मटेरियलिज्म को मैं एलाबोरेट कर देती हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। मटेरियलिज्म बेटा ये है कि बेसिकली कार्ल मार्क्स ने ये एक्सप्लेन किया था कि मटेरियलिज्म की फॉर्म्स क्या क्या रही हैं। जैसे ऐसा तो नहीं है कि वर्ल्ड में शुरू से ही जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही थी, नॉट पॉसिबल। तो उसने बेसिकली ये एक्सप्लेन और एलाबोरेट किया था कि मटेरियलिज्म इन बिगिनिंग इन प्रिमिटिव सोसाइटीज इन प्री हिस्टोरिकल टाइम्स किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा था, तब किस फॉर्म में जो है वो क्लास को जो है वो सप्रेस किया जाता था। उसके बाद कुछ सेंचुरीज गुजरने के बाद उसके मोड्स कैसे कैसे चेंज हुए हैं, तो मटेरियलिज्म में उसने ये एक्सप्लेन किया था। उसके अलावा उसने ये बताया था कि बेसिकली इकोनॉमिक्स आर द मेजर रीजन बिहाइंड एवरी पॉलिटिक्स, बिहाइंड एवरी सब्जुगेशन। जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट हैज राइट। अब माइट हैज राइट में ये नहीं है कि कोई बहुत फैला हुआ है, किसी के पास मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, नॉट एट ऑल। आप ये देख लें कि वो एक बड़ा कॉमन सेंटेंस भी हम यूज करते हैं, हर चीज की कीमत होती है, ठीक है। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ प्राइस इवन। तो वो क्या है, आपके पास पैसा है, आप हर चीज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मटेरियलिज्म के इन कोर्स को और इन डायमेंशंस को बेसिकली कार्ल मार्क्स ने एक्सप्लेन किया था। एक और बात यहाँ पर याद रखिएगा बेटा कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म, सोशलिज्म जो है ना दैट इज द बिगिनिंग ऑफ मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, वो बड़ी माइल्ड सी फॉर्म है कम्युनिज्म की। सोशलिज्म में बिगिनिंग में ही आप ये नहीं कहते कि क्लासलेस सोसाइटी हो गई, पहले आप एक सोशलिस्ट स्टेट बनते हो, फिर आप जाते हो कम्युनिस्ट स्टेट तक। और मार्क्सिज्म ने यही एलाबोरेट किया था। जैसे अगर मैं बिगिनिंग की बात करती पाकिस्तान के अंदर, पहले दिन से ही इमरान खान आके कहता था कि टैक्सेशन रिफॉर्म्स हो गई हैं और सबने टैक्स पे करना है। ऐसा हो ही नहीं सकता था, इसीलिए उसने टैक्सेशन पॉलिसीज आहिस्ता आहिस्ता की, फिर वो एमनेस्टी स्कीम्स लेकर आया। सेम इज द केस विद डेमोक्रेसी।
डेमोक्रेसी पहले दिन से अपने आइडियल्स में एग्जिस्ट नहीं करी, टाइम लगा है आइडियल डेमोक्रेसी के आने में। सेम इज द केस विद मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कोई भी स्टेट खुद को ये क्लेम नहीं कर सकती कि आई एम अ कम्युनिस्ट स्टेट। उनको पहले टेम एंड ट्रेन करना पड़ता है अपने लोगों को रिगार्डिंग द सोशलिज्म प्रिंसिपल्स, एंड देन यू कन्वर्टेड योरसेल्फ इनटू कम्युनिज्म। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क्सिज्म। मेजर बुक्स जो है बेटा द दास कैपिटल है और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। दास कैपिटल के अंदर उसने बेसिकली फेलियर्स ऑफ कैपिटलिज्म को एक्सप्लेन किया था। उसने बेसिकली एलैबोरेट किया था कि किस तरह से कैपिटलिज्म हैज इट्स ओन जर्म्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। He clearly claimed in Das Capital, capitalism has its own germs of destruction. Capitalism एक टाइम के बाद अपने आप को खुद तबाह कर लेता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक टाइम आता है जब आपका गैप जो है वो रिच और पुअर का बहुत एक्सपैंड हो जाता है। कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर हमें सबसे बड़ा जॉनरा, सबसे बड़ा फेलियर जो कैपिटलिज्म का नजर आया वो क्या है? कैपिटलिज्म ने प्रॉमिस किया था कि इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, पावर्टी गुर्बत खत्म हो जाएगी, रिच और पुअर का गैप मिनिमाइज हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट रेशियो पीक पे चली जाएगी, आपका जीडीपी ग्रोथ रेशियो इंप्रूव हो जाएगा, आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी इंप्रूव कर जाएगा। बट आप कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में जब देखते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे कैपिटलिज्म ग्रूम किया है, मल्टीनेशनल कंपनीज और ट्रांसनेशनल कंपनीज का राइज हुआ है। जैसे जैसे उनका राइज हुआ है रिच और पुअर का गैप एक्सपैंड कर गया है। गारंटी आप देख लें पाकिस्तान में 60% पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रही है। आप जिनको देखते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में और एक पोस्ट लाइफ में, वो सिर्फ आपके 2% कम्युनिटी है, वो सिर्फ 2% ऑफ योर होल सोसाइटी है। तो 2% वर्सेस 98%। आप खुद एज्यूम कर लें कि कैपिटलिज्म किस तरह से फेल हुआ है। कैपिटलिज्म ने प्रॉमिस किया था लिविंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। आपके यहाँ आप देखें कैपिटलिज्म जैसे जैसे प्रमोट हुआ है, आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर भी आपको स्लम एरियाज मिलते हैं, ये झुग्गियां वगैरह। व्हाई इज दैट सो? क्योंकि वो मजबूर हैं एक अच्छे मेट्रोपॉलिटन सिटी में आके रहने के लिए, बट वहां पर उनको बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड नहीं हो रही हैं, बल्कि आपके सिटीज के ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है। तो दैट्स एन अगेन अ फेलियर। फिर एम्प्लॉयमेंट रेशियो की बात कर लेते हैं। कैपिटलिस्ट जो है वो इतनी एक्सप्लॉइटेशन करता है कि वो 10-10 एम्प्लॉयज का काम जो है वो एक एम्प्लॉय से ले रहा है। तो वो जो 9 एम्प्लॉयज की वो बात की गई थी एम्प्लॉयमेंट रेशियो की, वो भी इटसेल्फ एक फेलियर हो गई। फिर आप वेजेस को देख लें। गवर्नमेंटल जॉब्स के अंदर आपको पता है कि हर साल बजट आएगा, कहीं ना कहीं एक होप होती है कि शायद उस बजट के अंदर हमारी सैलरी इनहांस हो जाएगी। बट इफ आई टॉक अबाउट द कैपिटलिस्ट सोसाइटी, तो उसमें इट टोटली डिपेंड अपॉन योर ऑनर। उसने आपको अलाउंस देना है या नहीं, उसने आपकी सैलरी इनहांस करनी है या नहीं। गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स के अंदर आपकी अगर सैलरी इनहांस हो रही है हर साल, तो ऐसा नहीं है कि हर साल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इनहांस की जा रही हैं, आपके ऊपर काम का बर्डन और प्रेशर भी इनहांस किया जा रहा है। बट इफ ओनली आई टॉक अबाउट द स्पेसिफिक कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कैपिटलिस्ट क्लास, उसमें अगर वो आपकी सैलरी इनहांस करते हैं तो आपके ऊपर बर्डन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतना ही ज़्यादा इनहांस कर दिया जाता है, आपको उतना ज़्यादा बिजी कर दिया जाता है। गवर्नमेंटल जॉब्स में वो ह्यूमनली ट्रीट करते हैं, 9 to 5 की जॉब्स हैं, मैक्सिमम 10 to 6 की हैं। बट इफ़ यू आर वर्किंग इन अ कैपिटलिस्ट इन्वायरमेंट, तो उसमें देर इज़ नो टाइम। यू गो टू द ऑफिस इन द 9, बट देर इज़ नो टाइम, नो एंड टाइम। 10 भी बज रहे हैं, 11 भी बज रहे हैं, 12 भी बज रहे हैं, एंड 24/7 you are available, and you are available to the owner anytime whenever he calls you. आप कभी भी ये नहीं कह सकते ये मेरा ऑफ टाइम चल रहा है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटलिस्ट सिस्टम एंड बिटवीन द गवर्नमेंटल सिस्टम, जिसको वो कम्युनिज्म में कहता है गवर्नमेंट ऑन प्रॉपर्टीज, गवर्नमेंट ऑन एम्प्लॉयमेंट्स होनी चाहिए। तो बेसिकली दास कैपिटल का बुक का बेसिक जो पर्पस है उसमें उसने कम्युनिज्म को एक्सप्लेन किया है, और कैपिटलिज्म के जितनी भी नेगेटिविटीज हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, मैक्सिमम डीमेरिट्स ऑफ कोर्स, उसने उनको हाईलाइट किया है। द सेकेंड बुक ही रोट वाज अबाउट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की अगर मैं बात करूं बेटे, तो इसमें उसने बताया था कि आप अपने पॉलिटिकल जॉनरास को, अपने गवर्नमेंटल सिस्टम्स को कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो के तो टर्म सुनी होगी आपने। मैनिफेस्टो होता है बेटा एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी, उसके पैरामीटर्स, कि वो अगर गवर्नमेंट में आ रहे हैं तो वो किस तरह से रूल करना चाहते हैं। अगर वो गवर्नमेंट में आ रहे हैं तो 5 इयर्स के अंदर वो क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, और इसको अचीव करने के लिए
उनके पास किस तरह की मेथोडोलॉजी एग्जिस्ट कर रही है। तो बेसिकली कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बताया था। उसने बताया था कि इसके पैरामीटर्स क्या होंगे, इसकी अचीवेबल फॉर्म क्या हो सकती है, इसके बेनिफिट्स जो हैं वो सबके सब सिटीजन्स को किस तरह से मिल सकते हैं, इसके बेनिफिट्स के बाद सोसाइटी किस तरह से एक आइडियल सोसाइटी में कन्वर्ट हो सकती है। और कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में आपको पता ही होना चाहिए कि मैनिफेस्टोज की बहुत इंपॉर्टेंस है, स्पेशली रिगार्डिंग विद द गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स। डेमोक्रेसी में ऑब्वियसली ऑपोजिशन अपना मैनिफेस्टो प्रमोट करती है। इसके अलावा आपकी जो मोस्टली 2 या 3 पार्टीज होती हैं, तो हर पार्टी अपना अपना मैनिफेस्टो जो है अपनी अपनी आइडियोलॉजी, अपने अपने पैरामीटर्स को एक्सप्लेन करती है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बेसिकली इसने कम्युनिज्म के सारे पैरामीटर्स और आइडियोलॉजीज को एक्सप्लेन किया था। उसके बाद आ जाते हैं मार्क्सिस्ट डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। डायलेक्टिकल का वर्ड बेटे इसने हेगल से ही लिया है, और इसने बेसिकली हेगल की जो स्पिरिचुअल फिलॉसफी है उसको मटेरियलिज्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। मतलब इसने बेसिकली सब्जुगेशन ऑफ द सोसाइटी को एक्सप्लेन करने के लिए अपने टीचर का डायलेक्टिकल अप्रोच का मेथड यूज किया था। आई होप आपने लास्ट लेक्चर लिया होगा, उसके अंदर आपको पता ही है डायलेक्टिकल अप्रोच के अंदर एक थीसिस है, एक एंटाइथीसिस है, देन सिंथेसिस है, देन न्यू एंटाइथीसिस है, देन न्यू सिंथेसिस एंड इट गोज ऑन, देयर इज नो एंड टू इट। मार्क्स की अगर बात की जाए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अगर मैं स्टार्ट करूं, तो वो ये कहता था कि जो प्रिमिटिव सोसाइटीज थी, ऐसी सोसाइटीज जिसमें बेसिकली एक्सप्लेन नहीं किया जाता था, जो हिस्ट्री में हमें इतनी ओपनली नहीं मिलती, बल्कि केव कार्विंग्स वगैरह से, केव के ऊपर जो पेंटिंग्स हैं, डिफरेंट चीज़ों से हम एज्यूम करते हैं कि सोसाइटीज इस तरह की होंगी। तो वो कहता है प्रिमिटिव सोसाइटीज के अंदर एक ट्राइबल हेड होता था और वह सारे के सारे लोगों को कंट्रोल करता था। आप जितना भी एग्रीकल्चर उगा रहे हो, जो आप डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स पाल रहे हो, आप इवेंचुअली उन सबको लेकर आके ट्राइबल हेड के सामने पेश कर देते थे। फिर उसकी मर्जी है कि वो उसमें से आपको कितना देता है, आपकी अपनी चीज़ों के ऊपर आपका कोई राइट नहीं होता था। ठीक है, तो वो कहते हैं ये टाइम पीरियड जब थोड़ा बहुत गुजरा है, तो उसके बाद एक न्यू फॉर्म आई जिसमें हम कहते हैं मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। स्लेवरी को ही जस्टिफाई कर दिया। एक इंसान के पास 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान हैं, वो बिल्कुल इक्वल है, उसको अल्लाह ने आपकी तरह ही ब्रेन भी दिया है, लेकिन आप उसी एक इंसान को स्लेव की तरह ट्रीट करें, लाइक एन एनिमल। और मास्टर स्लेव रिलेशनशिप के अंदर आप उस स्लेव की जान भी ले सकते हैं। यू हैव ऑल द राइट्स ऑन हिम। जिस तरह आपने कोई चीज़ नहीं खरीदी होती, कोई मटेरियल चीज़ जो ख़त्म भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ह्यूमन बींग्स को इस तरह से ट्रीट किया जाता था। तो बेसिकली ह्यूमन बींग्स को जब इस तरह ट्रीट किया जाता था, तो आपको पता है कि बहुत सी एंटी स्लेवरी मूवमेंट्स चली, अमेरिका में भी, अराउंड द ग्लोब बहुत रिवॉल्ट आए, इसके ऊपर बहुत काम हुआ, और फाइनली ये एज्यूम किया गया कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और ह्यूमन बींग्स जो हैं दे आर इक्वल। तो इसलिए मास्टर स्लेव रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहिए और स्लेवरी का इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो जाना चाहिए। जब ये हुआ तो कार्ल मार्क्स कहता है तभी कैपिटलिज्म ने या तभी बुर्जुआजीज ने, अमीर क्लास ने एक और जॉनरा क्रिएट कर लिया, दैट वाज द पार्टिसियंस प्लेबियंस को अगर हम देखें तो उसके बाद वो ये कहता है कि बेसिकली जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं आपके, ये तो मास्टर स्लेव ही हो गया एक तरह का, लेकिन उसका डिफरेंट नाम है इन लैंग्वेज। फ्यूडल लॉर्ड्स, मेनोरियल सर्व्स। मेनोरियल सर्व्स को अगर मैं आसान लफ्जों में बताऊं तो फार्मर्स और पीजेंट्स, ये जो मिजारे होते हैं ना किसान, उनको भी बोलते हैं। फ्यूडल लॉर्ड्स को एक्सप्लेन कर देते हैं। फ्यूडल लॉर्ड्स कौन होते हैं बेटे? फ्यूडल लॉर्ड्स वो होते हैं जो आपकी टेरिटरी में बहुत ज़्यादा पोर्शन लैंड का ऑन करते हैं। उस लैंड के ऊपर वो पीजेंट्स और फार्मर्स को हायर करते हैं। सारी मेहनत जो है वो किसान की या मिजारे की होती है, लेकिन इवेंचुअली जो सारा एग्रीकल्चर आता है उससे उसको फ्यूडल लॉर्ड यूज़ करता है, फ्यूडल लॉर्ड उसको आगे बेचता है, उससे प्रॉफिट कमाता है। लेकिन किसान जो है, एक पीजेंट और फार्मर, उसको बहुत थोड़ा पे करता है। अक्सर जगहों पे तो ये कीमत है कि आपको साल भर की गंदम जितनी इस्तेमाल होनी है, जैसे आपके घर में 4 लोग हैं तो बस गंदम दे दी जाएगी, यही आपकी कमाई है। तो फ्यूडल लॉर्ड्स ने बहुत एक्सट्रीम एक्सप्लॉइटेशन की है किसान वगैरह की। फिर एक और पर्सपेक्टिव भी है, फ्यूडल लॉर्ड्स बेसिकली अगर किसान ने सपोज करें एक साल में उसकी गंदम खत्म हो गई और उसने कोई अगली गंदम आपसे डिमांड कर ली है कि जी मेरी खत्म हो गई है, तो बेसिकली इसको लॉन के तौर पे लिया जाता था और उसकी जनरेशन्स को भी गुलाम बना दिया जाता था, और उसके बाद कहा यह जाता था कि आपने अपनी लाइफ टाइम यहाँ इतने सालों तक काम करते रहना है इस कर्जे को उतारने के लिए। तो इसी तरह से जनरेशन्स जो हैं वो गुलाम रहती थी। एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में ये सिस्टम अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। अभी भी फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है और बड़ा प्रिवेलेंट है। इसीलिए आपके जितने भी फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, मैंने आपके पार्लियामेंटेरियंस,
वो बहुत अगेंस्ट है लैंड रिफॉर्म्स के, क्योंकि उनको पता है कि अगर लैंड रिफॉर्म्स होती हैं तो हमारी पावर्स कम हो जाएंगी। उसके बाद जो कहता है कि फ्यूडल लॉर्ड्स के अगेंस्ट तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रिवॉल्ट आया है, तो उसके बाद इसी को रिप्लेस किया गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। बुर्जुआजी क्लास ने, जो अमीर क्लास थी, उसने कैपिटलिज्म मतलब कैपिटलिस्ट सोसाइटीज क्रिएट की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, और उन्होंने पुअर क्लास प्रोलेटेरियंस को एज अ वर्कर हायर कर लिया। अब उसमें भी क्या है, आपकी पर डे वेज है, आप जिस दिन काम पर आ रहे हैं बस उसी दिन थोड़ी सी सैलरी मिल रही है, उसमें आपके टाइम के अकॉर्डिंगली आपकी फिजिकल और मेंटल एफर्ट कितनी ज्यादा लग रही है, आपकी वेज किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं करती आपके वर्क को। तो उन्होंने बेसिकली एक नया जॉनरा क्रिएट कर लिया अपने लिए और अपनी पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए, ताकि हम पुअर क्लास को एक्सप्लॉइट करते रहें। अल्टीमेटली वो कहता है इस सबका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि देयर इज नो एंड ना, आप सिर्फ फॉर्म और जॉनरास को चेंज करते जा रहे हैं, यानी कि थीसिस, एंटाथीसिस, सिंथेसिस, थीसिस, एंटाथीसिस, सिंथेसिस। वो कहते हैं इसका सोल्यूशन एक ही है कि जो आपकी वर्कर क्लास है वो रिवॉल्ट कर दे। रिवॉल्ट करने का तरीका क्या होगा, जिस तरह डिफरेंट यूनियंस बनी हुई है ना, अब वापडा यूनियन है आपकी, लेस्को यूनियन होती है, तो ये यूनियंस मिलकर रिवॉल्ट कर दें, जी हमने काम ही नहीं करना है, जब तक आप हमें हमारी वेजेस प्रॉपर्ली रीएड्रेस नहीं करते, हमें हमारी एफर्ट्स के अकॉर्डिंगली पे नहीं करते, वी आर नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर। और अगर उसके बाद भी चीजें ठीक नहीं होती तो वो ये कहता है कि बेसिकली जो प्रोलेटरिएट क्लास है पूरी की पूरी, आपकी पुअर क्लास, वो रिवॉल्ट कर दे स्टेटस को के अगेंस्ट। और स्टेटस को के अगेंस्ट रिवॉल्ट करने के बाद जो आपकी नई गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स एग्जिस्टेंस में आए, उसमें बेसिकली आपके ऑनर्स, आपके हेड्स, आपकी वर्किंग क्लास हो। जब आपकी वर्किंग क्लास जो है वो हेड्स के तौर पे काम करेगी तो बेनिफिट्स क्या होंगे, दे न्यू अबाउट द पेन ऑफ पुअर, उनको एक गरीब इंसान के मसलों का पता होगा। दे न्यू अबाउट द सफरिंग्स ऑफ अ पुअर, उनको पता होगा कि वो लाइफ में क्या क्या सफर करता है। दे न्यू अबाउट द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, उनको पता होगा। अब आप खुद देखें ना, ये 50 कनाल के घरों में बैठ के पार्लियामेंटेरियंस बने हुए हैं, इनको क्या पता हो कि गरीब के घर में 10 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, वो एक ही कमरे में रह रहे हैं। दे डोंट न्यू अबाउट द पेन्स, उनका सफरिंग्स का क्या पता हो, उनको क्या पता हो कि स्टार्वेशन किस चीज़ का नाम है, कि रात को अगर आप भूखे सो रहे हैं और अगले दिन भी आपको नहीं पता कि आपने क्या कमा कर लाना है, तो वो कभी भी मैच नहीं कर सकते सोसाइटी की नीड्स के साथ। तो जब आपको बेसिकली वर्कर क्लास रूल करेगी तो वो बेसिकली बेसिक नेसेसिटीज को अल्टीमेटली ऑब्वियसली मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंगली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। जब ऐसा होगा तो आपकी सोसाइटी के अंदर जो है वो इक्वालिटी प्रिंसिपल प्रिवेल करेगा, हर किसी के पास जो है वो इक्वालिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली बेसिक नेसेसिटीज भी होंगी। लाइफ को गुजारने के लिए जितना भी बेसिक मटेरियल और जितनी भी आपकी फूड, शेल्टर, होम, हर चीज होगी, और उसके बदले में आप गवर्नमेंट के लिए काम करोगे। और फाइनली वो कहता है इस सब के बाद यहाँ पे जब रेवोल्यूशन आएगी तो पहले सोशलिज्म प्रिवेल करेगा, और फाइनली जब सोशलिज्म अपनी पीक पर पहुंच जाएगा तो फिर वो मार्क्सिज्म या कम्युनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा और एक कम्युनिस्ट सोसाइटी आपको मिलेगी। इसके बाद जो वो मेजर थ्योरी एक्सप्लेन करता है वो बेसिकली है सुपर स्ट्रक्चर्स की और बेटा बेस, जिसको सब स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। वो ये कहता है कि कुछ आपके सुपर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आपकी बुर्जुआजी या रिच क्लास जो है वो ऑन करती है, और इन सुपर स्ट्रक्चर्स के थ्रू वो बेस आपके वर्कर्स वगैरह को और आपकी पुअर क्लास को एक्सप्लॉइट करती है। सुपर स्ट्रक्चर्स में वो कहता है कि आर्ट, फैमिली, कल्चर, रिलीजन, फिलॉसफी। अब आर्ट देख लो, ये डिफरेंट आर्टिस्ट की जो पेंटिंग्स होती हैं वो 10-10 करोड़ की बिकती हैं। अब गरीब बंदा तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो बैठ के आर्टिस्ट की पेंटिंग खरीदता फिरे, तो ये आर्ट जो है उसके थ्रू मिथ्स को प्रमोट किया जाता है, एक कल्चर को प्रमोट किया जाता है जिससे गरीब डरता है। फिर आपकी फैमिली स्ट्रक्चर है, आपकी जब से रिच क्लास ने इस चीज को प्रमोट करना शुरू किया और प्रोपेगेट करना शुरू किया, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में अगर कोई भाई गरीब भी है तो उसकी हेल्प हो जाती थी, तो उसको कहा तुम जहाँ जॉब छोड़ दो, अगर बहुत मसले हैं कहीं और कर लेंगे। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में आप ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज आपको पता है अगर मैं जॉब छोड़ूंगा तो घर हैंडल कैसे होगा, तो वो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम जो पूरा लेकर आए। फिर कल्चर देख लो, कल्चर के अंदर हमेशा पॉप कल्चर जो है वो उसको प्रमोट किया जाता है, ब्रांड्स कॉन्शियसनेस, कॉन्सर्ट्स, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स वगैरह, ये सारे अमीरों के शशके हैं, लेकिन हम लोग आज ये करते हैं। आप आतिफ असलम का कॉन्सर्ट सुनने जाते हो, 8,000 आप पे कर रहे हो, तो वो 8,000 जा किसकी जेब में रहा है, वो कोई बहुत गरीब इंसान तो है नहीं, भिखारी तो है नहीं कि सड़क पे बैठा हुआ है। तो बेसिकली इस कल्चर को प्रमोट करने की भी रीजन ये है कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। फिर रिलीजन,
उसमें उलमास को बाकायदा गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं कि आपने गरीब क्लास को कैसे एक्सप्लॉइट करना है, इनको डराना कैसे है। उसके बाद फिलोसफीज के थ्रू डिफरेंट मिथ्स और आइडियोलॉजी सोसाइटी के अंदर क्रिएट की जाती हैं। तो पूरा का पूरा आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो आपकी रिच क्लास हैंडल कर रही है। फिर लॉज जो हैं वो रिच एंड पुअर दोनों के लिए डिफरेंट है। मीडिया जो है हमेशा आपकी जो मीडिया इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान के अंदर, जियो देख लें, ARY देख लें, अमीर तरीन लोगों ने मीडिया बनाया। अब अमीर तरीन लोग बना रहे हैं तो वो मीडिया में ऐसी चीजें तो टॉलरेट नहीं करेंगे ना जिससे गरीब ऊपर आ जाए। फिर आपकी पॉलिटिक्स हैं, आप अभी भी देख लें आपकी बहुत सी डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग स्टेट्स के अंदर जो पॉलिटिक्स हैं वो आपकी बिजनेस क्लास हैंडल कर रही है, जो बिजनेस फैमिलीज हैं, बड़ी बड़ी बिजनेस जाइंट्स। फिर साइंटिफिक रेवोल्यूशंस जो हैं वो वही लोग करेंगे ना जो महंगी तरीन एजुकेशन लेकर आगे आए हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एजुकेशन। आप पाकिस्तान में ही देख लें प्राइवेट और गवर्नमेंट एजुकेशन का कितना डिफरेंस है। प्राइवेट एजुकेशन के अंदर एक तरफ आपको HSN स्कूल मिलता है, द फिनिशिंग स्कूल, उसमें आपको हर तरह की चीज सिखाई जाती है, और दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जो बेचारे टाट पे पढ़कर आ रहे हैं। अब HSN का बच्चा और टाट वाला दोनों जो है वो CSS देते हैं। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कौन सर्वाइव करेगा? डेफिनेटली जिसकी स्कूलिंग बहुत अच्छी है, जिसको इंग्लिश लैंग्वेज का इशू नहीं है, जिसकी पर्सनालिटी बहुत वेल ग्रूम्ड है, जिसको पता है आर्गुमेंटेशन कैसे करनी है। तो बेसिकली एजुकेशन के अंदर भी जो ये सब्जुगेशन रखी गई है वो इसीलिए रखी गई है कि गरीब क्लास डरती रहे, वो कहीं हमारे ऊपर आके रूल ना करना शुरू कर दें। फिर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस, मीन्स में टूल्स, मशीन्स, फैक्ट्रीज, लैंड, रॉ मटेरियल्स। गरीब बेचारा इसी में खुश होता है एक इंजीनियर ना कि मैं अगर वो मशीन नहीं चलाऊंगा ना तो इंडस्ट्री का काम रुक जाएगा। जो मैकेनिक है ना, एक कार मैकेनिक, वो इसी पे खुश है कि ये टूल मुझे इस्तेमाल करना आता है, मेरा मालिक मेरा इंतजार कर रहा था, मैं गया हूँ, मैंने वो टूल इस्तेमाल किया तो कार ठीक हुई है। फैक्ट्रीज के अंदर डिफरेंट वर्कर्स उस फैक्ट्री को रन कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ ऑनर को जा रहा है। लैंड के अंदर आपके पीजेंट्स और फार्मर्स अपनी मेहनत के थ्रू वो लैंड बनाते हैं, लेकिन सारा बेनिफिट आपके बुर्जुआजी क्लास को जाता है। रॉ मटेरियल्स के अंदर जितने भी फिनिशिंग गुड्स बनते हैं, रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करने वाले, रॉ मटेरियल को एक प्रॉपर शेप देने वाले, रॉ मटेरियल को फिनिशिंग गुड में कन्वर्ट करने वाले आपकी पूरी क्लास है। लेकिन अगेन उसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो आपका ऑनर ही इंजॉय करता है। रिलेशंस क्या होते हैं? सिर्फ जो पुअर क्लास है ना वो प्रोडक्शन के साथ अपने रिलेशन को एंजॉय करती है, उनका सुपर स्ट्रक्चर्स के साथ कोई लेना देना ही नहीं होता। अब वो रिलेशंस क्या है? लेबर रिलेशन, लेबर एरिस्टोक्रेसी है, पैटी बुर्जुआजी के साथ। पैटी बुर्जुआजी बेटा वो होते हैं जो बड़े छोटे मोटे बिजनेसमैन नहीं होते, छोटे मोटे बिजनेसमैन सोसाइटी के अंदर, वो बुर्जुआजी के साथ जी इतना बड़ा बंदा है मैं उसके साथ उठता बैठता हूँ। बड़ा कॉमन पाकिस्तान में ये जॉनर है, वो फलां बंदा है शाह महमूद कुरैशी मेरा जानने वाला है, मैं जानता हूँ, अच्छा वो शेख रशीद मेरे मोहल्ले का है, मैं उसको जानता हूँ। तो आप इस तरह के रिलेशंस जो है ना आपकी गरीब क्लास यूज़ करती है अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, हैप्पीनेस के लिए, एक्साइटमेंट के लिए कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में मेरा भी नाम हो, लोगों को पता हो कि 4 लोगों को मैं भी जानता हूँ। तो ये आपका रिलेशन होता है सिर्फ और सिर्फ। ये स्पाइरल पैटर्न है जिसकी वजह से हमेशा जो डोमिनेंट क्लास है वो आपके सुपर स्ट्रक्चर्स ही रहते हैं, वही क्लास हमेशा डोमिनेट करती है जो आपकी रिच क्लास है, और वो रिच क्लास इन सब आइडियोलॉजीज के थ्रू आपको रूल करती रहती है। उसके बाद बेटा ओल्ड कम्युनिज्म वो था जो प्लेटो ने दिया था, और न्यू कम्युनिज्म वो है जो कार्ल मार्क्स ने दिया। इसके ऊपर अक्सर वो पेपर में पूछ लेता है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। ओल्ड कम्युनिज्म का फाउंडर प्लेटो था। कम्युनिज्म उसने कहा था पार्शियल, सिर्फ उसने एजुकेशन और मैरिज सिस्टम के अंदर कहा था कि कम्युनिज्म एग्जिस्ट करेगा। फिर बर्डन इकोनॉमिक क्लास, उसको बेसिकली पता ही नहीं था कि इकोनॉमिक क्लास किस तरह से सब्जुगेट कर सकती है। तो उसने ये कहा था कि सारी जो आपकी लॉयर क्लास है, क्राफ्टमैन की जो क्लास है जो आप लेक्चर में सुन चुके होगे, वो इकोनॉमिक क्लास के ऊपर बर्डन डाल देता था कि वो मिलिट्री वगैरह को सर्व करेंगे। लेकिन कार्ल मार्क्स कहता है इकोनॉमिक क्लास तो सबसे एक्सप्लॉइट करती है। फिर उसने रूलर कहा था कि फिलोसफर किंग होगा। फिर पर्पस इज पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिक्स का पर्पस होगा कि वो पूरी सोसाइटी को आइडियल सोसाइटी में कन्वर्ट कर सकें। फिर उसने कहा था एक ही क्लास है जो इकोनॉमी को डील करेगी। फिर उसने सिस्टम ऑफ वेल्थ नोट, उसने वेल्थ के सिस्टम को ऑर्गेनाइज नहीं किया था कि वेल्थ आपकी लोअर क्लास के पास ही है लेकिन वो रोटेट कैसे कर रही है, फिर आपकी जो अपर क्लास है वो इतनी पावरफुल कैसे है। फिर उसने 3 सोसाइटीज या 3 क्लासेस के अंदर जो है पूरी सोसाइटी को एक्सप्लेन कर दिया था। और टेम्परेरी मैरिजेस कही थी, क्योंकि कुछ आपकी नेचुरल नीड्स होते हैं तो टेम्परेरी मैरिज होंगे, उसमें बच्चा वगैरह नहीं आप कर सकते, या अलाउ नहीं होगा। मॉडर्न कम्युनिज्म जो है बेटे वो बेसिकली उसका फाउंडर है कार्ल मार्क्स। कंप्लीट कम्युनिज्म की बात करता है
एजुकेशन फैसिलिटीज़ की बात करता है, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, शेल्टर, ये सब गवर्नमेंट देगी। स्टेट इकोनॉमिक क्लास, वो कहता है कोई इकोनॉमिक क्लास नहीं है, स्टेट इटसेल्फ इकोनॉमिक क्लास है, क्योंकि स्टेट इक्वालिटी को प्रमोट कर रही है। फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉलिटिकल क्लास, उसने यही कहा था कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपकी लॉयर क्लास की तरफ, मतलब आपकी वर्किंग क्लास जो है वो आपकी पॉलिटिकल क्लास को रिप्रेजेंट करेगी, फिलोसफर किंग नहीं करेगा। फिर उसने इकोनॉमिक और मटेरियल कॉजेज को डिफरेंशिएट किया था कि किस तरह ये दो कॉजेज जो है वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं सोसाइटी को, और इनको एरेडिकेट करना कितना जरूरी है। फिर उसने जस्टिफाइड वेल्थ की एग्जांपल बताई थी कि आप किस तरह से वेजेस सबको इक्वली दें, आप किस तरह से इक्वल रिसोर्सेज सबको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि आपकी सोसाइटी में किसी तरह की स्टेटस को एग्जिस्ट ना करे। फिर प्रोलेटरेट्स के बारे में उसने बताया था कि प्रोलेटरेट्स का रिलेशनशिप किस तरह का होता है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उनकी सब्जुगेशन किस तरह से होती है। फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोलेटरेट, जैसे मास्टर स्लेव रिलेशनशिप था, फिर पीजेंट फार्मर रिलेशनशिप विद फ्यूडल लॉर्ड्स था, फिर कैपिटलिस्ट बुर्जुआजी रिलेशनशिप विद प्रोलेटरेट वर्कर्स था। फिर उसने यहाँ पर कहा था कि हर इंडिविजुअल को जो है वो शादी करने का राइट है, एवरी इंडिविजुअल कैन मैरी। और लास्ट पे उसने कहा था परमानेंट मैरिजेस आर अलाउड, ऑफ कोर्स वो चिल्ड्रन रिलेशनशिप को प्रमोट करता है, वो फैमिली रिलेशनशिप को प्रमोट करता है, वो फैमिली स्ट्रक्चर्स को प्रमोट करता है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा आप इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। डिफरेंस क्या है इन दोनों का, क्योंकि हम अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं कि शायद सोशलिज्म और कम्युनिज्म सेम है, लेकिन बेसिकली ये दोनों जो हैं बहुत डिफरेंस रखती हैं। पहले तो देख लेते हैं कि इनके अंदर को रेलेवेंट या को रिलेट करने वाले या सेम पॉइंट्स क्या हैं जिन पे कन्वर्ज करती हैं दोनों थेरीज। डाइवर्जेंस हम बाद में देखते हैं। पहली बात है, दोनों थेरीज पॉलिटिकल भी हैं और इकोनॉमिक भी हैं। दोनों थेरीज ही प्रमोट करती हैं कि इकोनॉमिक स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी क्या होना चाहिए। दोनों थेरीज ही प्रमोट करती हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर हमें किन किन चेंजेस की ज़रूरत है, और किस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू हम इंश्योर करेंगे इक्वालिटी ऑफ द सिटीजन, और किस तरह हम इकोनॉमिक सिस्टम के थ्रू जो है वो चेंज और रिफॉर्म्स लेकर आ सकते हैं सोसाइटी में, किस तरह से हम एक पुअर क्लास की एक्सप्लॉइटेशन को स्टॉप कर सकते हैं। दोनों थेरीज को अगर देखा जाए तो वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को अपोज करती हैं। बोथ ऑफ द थेरीज डिडंट बिलीव इन कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट इकोनॉमी, लेज़र-फेयर इकोनॉमी में बिलीव नहीं रखती। दे बिलीव इन द इक्वालिटी प्रिंसिपल, क्योंकि उनको लगता है कि कैपिटलिज्म के थ्रू ही सब्जुगेशन, एक्सप्लॉइटेशन एक गरीब की बहुत इन्हांस हो जाती है। तो दोनों ही इस बिलीफ को अपोज करते हैं। इक्वालिटी प्रिंसिपल को दोनों प्रमोट करते हैं। दैट मीन्स हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इसमें वो यही कहती हैं कि ये दोनों थेरीज कहती हैं कि इसमें इक्वालिटी होनी चाहिए, एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज सबको मिलनी चाहिए। पुलिस या आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या जस्टिस या जुडिशरी वो किसी एक स्पेसिफिक क्लास को प्रोटेक्ट करने के लिए ना बैठी हो, बल्कि आपके लॉज जो हैं वो यूनिफॉर्मिटी के साथ सब पे अप्लाई हों। आपकी पुलिस और जितने लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सबके प्रोटेक्शन के लिए काम करें। सिर्फ आपकी सोसाइटी में एक स्पेसिफिक स्टेटस को क्लास ना हो जिसको प्रोटेक्ट भी कर रहे हो, जिसकी हिफाजत भी कर रहे हो, जिसको बेनिफिट्स भी दे रहे हो। फिर दोनों ही जो हैं वो पब्लिक ऑन प्रॉपर्टीज की बात करती हैं कि आपकी स्टेट को जो है वो इकोनॉमिक क्लास को ऑन करना चाहिए, हर चीज़ जो है वो स्टेट ऑन करे, क्योंकि जब कोई प्राइवेटली ऑन करता है तो तभी एक्सप्लॉइटेशन जो है वो बिगिन करती है। बिगिनिंग ऑफ द एक्सप्लॉइटेशन है ही ये कि आप पब्लिक ऑन प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट ऑन प्रॉपर्टीज को रिप्लेस कर दो इंडिविजुअल ऑन प्रॉपर्टीज से। जिसके पास प्रॉपर्टी होगी, जिसके पास पैसा होगा, वो इन्वेस्ट करेगा, वो इन्वेस्ट करेगा तो 20 लोगों को वर्कर हायर करेगा। वो जब इंडिपेंडेंटली हायर करे तो वो उनके ऊपर अपने लॉज इंप्लीमेंट करेगा। लेकिन आप देख लेते हैं डाइवर्जेंस कहाँ पर है। सोशलिज्म का पहला पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन ऑन प्रोडक्शन। सोशलिज्म कहता है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन करें कि किस सिटीजन का कितना कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्शन के अंदर, इस बेस के ऊपर जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है। कम्युनिज्म कहता है प्रोडक्शन बेस्ड ऑन नीड, आप प्रोडक्शन उतनी करें जितनी जरूरत है, एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रिगार्डलेस ऑफ कंट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होनी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ कंट्रीब्यूशन। व्हाई इज दैट सो? यहां पर वो कहता है इक्वल वेजेस नहीं होने चाहिए, सॉरी, मतलब इक्वल वेजेस इस तरह ना हो कि आपके जो एक फार्मर है उसकी उतनी सैलरी होनी चाहिए, एक सिक्योरिटी गार्ड है तो उसकी उतनी होनी चाहिए, एक डॉक्टर है तो उसकी इतनी ही होनी चाहिए उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर वो इक्वल वेजेस की बात कर रहा है। वो कह रहे हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही हो, चाहे वो एक डॉक्टर भी है, मिलिट्री पर्सोनल है, लेकिन उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन ना देखिए कितनी है, बस आपने उसको इक्वल सैलरी देनी है, इक्वल वेजेस ही देनी है। क्योंकि कम्युनिज्म में मानना ये था कि अगर आप वेजेस के अंदर, सैलरीज के अंदर डिफरेंस लेकर आते हो तो फिर रिच और पुअर क्लास बनेगी,
फिर भी एक गैप रहेगा सोसाइटी के अंदर। ये पर्सनल प्रॉपर्टी को अलाउ करते हैं, जैसे क्लोथ्स आप अपने ऑन कर सकते हो। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म है, ये किसी तरह के भी राइट नहीं देते प्राइवेट प्रॉपर्टी का, नॉट इवन इन द सेंस ऑफ क्लोथ्स। इसके लिए आप माओ के चाइना के एग्जांपल कोट कर सकते हो। माओइज्म ने जब चाइना को रूल किया था तो वो ड्रेस कोड भी सबके लिए सेम था, ड्रेसेस का कलर ब्लू होता था और एक साल के अंदर 6 ड्रेसेस जो है मेल्स और फीमेल्स को मिलते थे। तो वो तक वो अपने पर्सनल ऑन नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगेन अगर आप क्लोथ्स ऑन करोगे तो वही ब्रांड्स डिफरेंट होंगे, महंगे और सस्ते कपड़ों का एक डिफरेंस आएगा ही आएगा सोसाइटी में। तो कम्युनिज्म क्योंकि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म है, तो दैट इज वाई। फिर ये सोशलिज्म बात करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, कि रिलीजन को आप को अलाइन नहीं करें अपने पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स के अंदर। कम्युनिज्म कहता है प्रमोट एथिज्म, देयर शुड बी नो रिलीजन, क्योंकि कार्ल मार्क्स का कहना ये था कि जब तक रिलीजन एग्जिस्ट करेगा तब तक एक्सप्लॉयटेशन एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि रिलीजन के नाम पे ये ज़कात और खैरात और फिर प्राइस टू पॉप को बहुत ज़्यादा प्राइजेस पे करना, तो वो कहता था कि रिलीजन हमेशा जो है ना पुअर क्लास को एक्सप्लॉइट करता है, तो वो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन सोशलिज्म कहता है नहीं जी, फ्रीडम जो है वो आप एक प्राइवेट मैटर बना दो, आप ये कह दो कि फ्रीडम हैज नथिंग टू डू विद द डिफरेंट जॉनरास ऑफ सोसाइटी। तो बेसिकली ये आज आपका लेक्चर था हेगल एंड कार्ल मार्क्स के ऊपर। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के अप्रोच की वजह से हेगल और कार्ल मार्क्स जो है वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। बाकी आपको पता होना चाहिए कार्ल मार्क्स की इंपॉर्टेंस कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज फिनलैंड वगैरह में सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया जा रहा है, और दुनिया में कंटेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर भी कम्युनिस्ट स्टेट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, जैसे कि वियतनाम है, क्यूबा है, और नॉर्थ कोरिया वगैरह ये क्लेम करते हैं कि वी आर अ कम्युनिस्ट स्टेट। एंड ऑन द अदर हैंड आप ये देख लें कि कैपिटलिज्म भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर भी जो सबसे बड़ी आइडियोलॉजिकल स्टोरीज और डिबेट्स हैं वो कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ ही एग्जिस्ट कर रही हैं। जहाँ तक हेगल की बात है तो उसकी रिलीजियस कॉनोटेशन के अंदर एब्सोल्यूट आइडियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पास पेपर्स में इन कॉन्सेप्ट से बाहर उसने कुछ नहीं पूछा। आई होप यू गेट द लेक्चर एंड गुड लक, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।